अब ओबीसी में नई पीढ़ी के अनगिनत लोग ऐसे तैयार हैं जो मानते हैं कि बुद्ध से लेकर अंबेडकर और मंडल से लेकर कांशीराम वो सब उनको हक दिलाने की लड़ाई में शामिल रहे हैं। तो जो बदलाव आ रहा है उसकी तरफ देखिए, उन लोगों को मजबूत करिए जो आपके न्याय की आवाज को ले जा रहे हैं। तो आज के दौर में कोई समुदाय ये नहीं कह सकता कि कोई भटका हुआ नहीं है। इसलिए आखिरी निवेदन केवल इतना है कि हमें थोड़ा सा विनम्र होकर अपनी भाषा में अपने संगठनात्मक, अब आप लोग कहते हैं कि जागो बहुजनों एक हो जाओ 85% हो, कब है 85%? जब दुश्मन सामने खड़ा होता है। जब दुश्मन नहीं होता है तो वो आपस में एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। और आप कहते हैं कि वो एक हो जाएंगे, एक संगठन बनाओ, नहीं बनेगा। न्यूनतम सहमति पर, एजेंडे पर एक हो जाओ, ये हो सकता है। एक एजेंडे पर सबकी एका बन सकती है, क्योंकि सबके हितों की टकराहट है ना, सबका कल्चर अलग है ना, सबका बौद्धिक स्तर अलग है ना। इसलिए उधर ऊर्जा लगाई जाए जिसका कुछ अगली बार जब पैगाम और वी द पीपल कार्यक्रम करे तो मुझे लगता है कि उसका सकारात्मक असर दिखे। हम सब अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं, वरना वो वही बात हो जाएगी कि 24 के बाद चुनाव नहीं होगा, 25 में तो हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा, हम यही कहते रहेंगे और उधर सब कुछ होता रहेगा, अंत में कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा कुछ नए ढंग से अगर हम कर पाएं, इस सेमिनार को, इस बातचीत को गांव तक ले चलने की जरूरत है। मुझे ये ऐसा लगता है गांव में इसकी बहुत ज़रूरत है। हम लोग अगर गांव के लोगों को समझा पाए तो बल्ली सिंह चीमा की एक कविता के साथ अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। उन्होंने बहुत प्यारी कविता लिखी थी और हमारी लड़ाई वहीं से कमज़ोर है। जिस दिन गांव के लोग चल देंगे उस दिन हमें फिर समझाना नहीं पड़ेगा, न एकजुट करना पड़ेगा। 2 अप्रैल का भारत बंद, 5 मार्च का रोस्टर पर भारत बंद, ये दोनों उसके उदाहरण हैं। कोई नेता नहीं था, कोई संगठन नहीं था, समाज सड़क पर था और दोनों बार उसने 56 इंच की छाती को झुका दिया था। तो बल्ली सिंह चीमा ने कविता लिखी है, ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। वो गांव के लोग जिस दिन इन बड़ी इमारतों तक आ गए, समझिएगा कि हम सब कुछ बचा लेंगे। और इन बड़ी इमारतों से उन गांवों के बीच फासला अगर यही बना रहा तो माफ़ कीजिए, हम सब केवल अफसोस के लिए ऐसे सेमिनार में आते रहेंगे और फिर रिचार्ज होकर जाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और अभी मेरे पास शायद ऐसी कोई नई बात इन दोनों मसलों पर नहीं है जो मैं यहाँ बोलूँ और यहाँ बैठे हुए लोग वो नहीं जानते। इसलिए पहले तो बधाई कि इस जरूरी विषय पर ये बातचीत रखी गई है। और जाति जनगणना के सवाल पर मेरा ऐसा मानना है कि 2 तरह की स्थितियां मैं अपने सामने देख पाता हूं। जो इस जाति जनगणना के होने के लाभार्थी लोग हैं, अगर जाति जनगणना होती है तो इसका लाभ वैसे तो पूरे देश का होगा। जैसे भारत का संविधान लागू है तो इसका फ़ायदा इस देश के हर बाशिंदे को मिलता है। मगर मैं कई बार सोचता हूं कि जब संविधान पर हमला होता है तो उसे बचाने के लिए सड़क पर लड़ने कौन आता है? वो लोग सबसे अगली कतार में नजर आते हैं जिनके लिए संविधान ने ही मनुष्य होने के अधिकार दिए। जो संविधान नहीं था तो उनके पास नहीं था। इसी तरह से जाति जनगणना अगर होती है तो फायदा सबका है, क्योंकि असल में जाति जनगणना एक न्यायपरक, समतामूलक समाज जो हमारे नारों में होता है वो असल में कैसे बने, उसका एक व्यावहारिक जमीन तैयार करेगा। और इस पूरी बहस में मैं 2 पक्ष जो देख पाता हूं वही बस आपके बीच में रख रहा हूं। पहली बात ये कि जो जागरूक लोग हैं, जागरूक संगठन हैं और इन संगठनों के द्वारा देश के बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में सेमिनार, बहस, बातचीत, लेख
आयोजित होते हैं, उस तबके ने कम से कम यह बात समझ ली है कि जाति जनगणना होनी चाहिए, और उस पर ढेर सारी बातें लिखी गई हैं। प्रोफेसर दिलीप मंडल ने एक व्यवस्थित पुस्तिका भी प्रकाशित की थी, जो 2010 में जब जाति जनगणना के लिए संसद में सर्वसम्मत से पारित हुआ, उस समय की बहसों को, मीडिया में छपे लेखों को प्रकाशित किया था। और विडंबना देखिए कि 2022 में खड़े होकर के हमारे पास व्यवस्थित दस्तावेज नहीं है कि जाति जनगणना क्यों होनी चाहिए। इस पर कोई एक किताब आपको नहीं मिलेगी, इसके अलावा कोई किताब नहीं मिलेगी। सेमिनार कम से कम 500 तो हो चुके होंगे, जिसमें 50-60 में हम भी शिरकत किए होंगे। यानी हम लोग, और मैं अपने को शामिल करके ये बात कह रहा हूँ, ये शिकायत सबसे पहले खुद से है कि हमने उसे आसान दस्तावेज के रूप में तैयार नहीं किया कि हम लोगों के बीच में ले जाकर दिखाएं कि भाई जाति जनगणना होगी तो ये लाभ मिलेगा। और ये जितने बौद्धिक लोग हैं, और ऐसे आयोजनों की शिकायत भी मैं कर रहा हूं कि कन्विंस्ड को कन्विंस करके, जैसे लगता है कि हम लोग कुछ दिन बाद रिचार्ज खत्म हो गया, फिर ऐसे आयोजन में आते हैं, जोशीला भाषण होता है और फिर रिचार्ज होकर के चले जाते हैं। हालांकि वी द पीपल के कई कार्यक्रम बहुत शानदार और बहुत बहस के लिहाज से नए और दिलचस्प रहे, इसलिए मैं ये सुझाव इस मंच पर रख सकता हूं। मैं भी कोशिश कर रहा हूं, क्या एक आसान भाषा का वह दस्तावेज तैयार हो सकता है 20 पेज, 40 पेज, 100 पेज का, जो ये समझाए कि जाति जनगणना इसलिए होनी चाहिए। जाति जनगणना होगी तो कैसे पता चलेगा कि जिस देश में पेड़ पौधे और पशुओं की गिनती होती है, उस देश में मनुष्यों की गिनती के साथ यह गिनती नहीं होती है कि किस जाति के कितने लोग हैं। वह पुस्तिका या वह लेख ये समझाए कि जाति जनगणना का अर्थ केवल हर जाति के लोगों को गिनना मात्र नहीं है। जाति जनगणना यह आपके सामने क्लियर करेगी कि एक राष्ट्र के रूप में 75 साल बाद आज़ादी के किस जाति के कितने लोग शिक्षित हुए, कितने नहीं हो पाए, किनके पास ज़मीनें हैं, किनके पास नहीं है। ये सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है। और मैं कई बार, मैंने बड़े बड़े चैनल पर बहस में देखी है, बड़े बड़े प्रवक्ता आके कहते हैं जाति गिनेंगे तो जातिवाद बढ़ जाएगा। उस पुस्तिका का एक, जैसे मैं बस एक बातचीत की शक्ल में ये बात कह रहा हूँ। कई बार हम लोग जब हायर एजुकेशन में किसी से रिसर्च करने के लिए प्रपोजल मांगते हैं तो उससे कहते हैं रिसर्च क्वेश्चन तैयार करो। आप कोई शोध करने जा रहे हो तो क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे। आपके पास इतना बड़ा मंच है, उसकी एक जिम्मेदारी मुझे भी दीजिए, मैं भी लेने को तैयार हूँ। और उन सारे लोगों को भी छोटी छोटी जिम्मेदारियां बांटिए कि एक आप दस्तावेज तैयार करो, उस दस्तावेज में कुल जो 50 प्रश्न हो सकते हैं जाति जनगणना से संबंधित, उन 50 प्रश्नों के जवाब हो। केवल इतना काम करना है। जाति जनगणना नहीं हो रही है तो ये नुकसान हो रहा है। ये जो आखिरी लाइन लिखा है, कौन किसका हक मार रहा है, क्यों जाति जनगणना वो नहीं होने दे रहा है। जितने आंकड़े हमारे पास हैं, अनिल चमड़िया जी यहीं दिख रहे थे, होंगे अभी इसी सभागार में, अभी उनसे बात हो रही थी। 2006 में मीडिया में जाति को लेकर के योगेंद्र यादव, अनिल चमड़िया जी और जितेंद्र कुमार जी ने एक सर्वे किया। पता चला कि न्यूज़ रूम तो केवल अपर कास्ट के लोगों से भरा हुआ है। जब आपके लोग वहाँ नहीं है तो आपकी खबरें नहीं होंगी। वैसे ही दोबारा वह काम अभी तक नहीं हो पाया, 15 साल हो गए, दोबारा हमारे पास डेटा नहीं है। ऐसे ही जाति जनगणना पर मैं फिर से कह रहा हूं, प्रोफेसर दिलीप मंडल की एक पुस्तक है, वैसे आपको ढेर सारे लेख भी मिलेंगे, छोटी छोटी पुस्तकें भी मिलेंगी, हमने भी कई लेख उस पर लिखे हैं। लेकिन क्या हम एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में एक ऐसा दस्तावेज तैयार करा सकते हैं जिसमें ये पता चले कि जाति जनगणना ये इसका अर्थ है, नहीं कराई जा रही है तो इस वजह से नहीं कराई जा रही है, कराई जाएगी तो उसके ये लाभ मिलेंगे, आसान भाषा में। और शुरू में मैंने कहा था 2 किस्म के डिवीज़न आप देखेंगे। पढ़े लिखे समझदार लोग जानते हैं जाति जनगणना होनी चाहिए, उस पर सक्रिय है। सरकार जनगणना ही नहीं करा रही है, आप क्या करेंगे? बहुत संभव है कि जनगणना हो ही ना, क्योंकि आपकी मांग तेज हो रही है। अब उनमें इतनी क्षमता नहीं है कि वो आपको
बिल्कुल हाशिए पर रख करके सामने से मुठभेड़ करेंगे। मेरा मानना है कि आरएसएस एक ऐसा संगठन है जिसके लोगों के पास शातिर दिमाग तो है, लेकिन तन कर खड़े होने वाली रीढ़ नहीं होती, इसलिए सामने से नहीं लड़ते हैं, वो अंदर से लड़ते हैं। आपके बीच के ही लोगों को लेकर वहां बैठाएंगे और आपके बीच के लोगों को कभी प्रधानमंत्री, कभी मुख्यमंत्री, कभी सांसद, विधायक। मेरे उत्तर प्रदेश में तो एक मंत्री जी हैं, चिट्ठी विट्ठी लिख रहे हैं, दलितों का अपमान हो रहा है। अरे भाई, दलित का अपमान तो बहुत दिन से हो रहा था। आपको जो ट्रांसफर पोस्टिंग थी उसमें थोड़ा सा अपमान आपका हो गया तो आप दलितों का अपमान मानने लगे। भाई, आप उनकी पार्टी पर टिकट लेके चुनाव जीत रहे हैं तो वो अपमान नहीं है, इसलिए क्योंकि वो शातिर लोग हैं और हम लोग केवल जोशीले लोग हैं। हमारा समाज, मुझे ऐसा लगता है कि दो भागों में बटा हुआ। एक भाग ऐसा है जिसको पता ही नहीं कि जात जनगणना क्या होती है, और हम कहते हैं हम 85% हैं, और उसमें हम शामिल हैं, हमारी गलती शामिल है। ऐसी एक पुस्तिका मैं वी द पीपल, और ये क्योंकि बड़ा मंच है, मैं इस मंच को तकरीबन 3-4 साल से तो देख रहा हूँ, बहुत शानदार लोग इसमें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक सुझाव के रूप में है कि इस आयोजन के बाद क्या 100 पन्ने की आसान भाषा में एक बुकलेट विद सारे आंकड़े हो, सब कुछ हो, जाति जनगणना पर जारी हो। केवल ये बात एक मुझे कहनी है, ताकि इस सेमिनार के बाद हम लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी का काम निभाएं और उस पुस्तिका को इतना सस्ता रखा जाए कि गांव वाले अपने से छपवा करके बांटें। और सुझाव भी है, लाइटर नोट पे मैं कह भी दूं, उस पे ऊपर लिखवा दीजिएगा, इस पर्चे को जो छपवा कर 100 लोगों में बांटेगा 24 घंटे में उसे अच्छी सूचना मिलेगी, और इस पर्चे को जो फाड़ के फेंक दिया, फलाने ने फाड़ के फेंक दिया, उसके अगले दिन ही उसके घर में आफत टूट गई। हमारे लोग जिस भाषा में समझते हैं उस भाषा में समझाने की जरूरत है। हम लोग जो जागरूक समझदार लोग हो गए हैं, दो ही काम करते हैं, या तो उनको ताना मारते हैं, अरे तुम बेकार हो, तुम धर्म में फंसे हो, वो फंसा रहेगा, क्योंकि इसका विकल्प क्या है? विकल्प कौन है? एक बहुजन विचार तथागत बुद्ध से लेकर के भारत के संविधान तक सैकड़ों लोग हैं, हम उनके पास तक ले ही नहीं गए। वो पढ़े लिखे थोड़े ही हैं कि वो पढ़ करके जान जाएंगे कि तथागत बुद्ध कौन है। हम फेल हुए, इसलिए अभी अचानक उनको चिढ़ाइए मत वहाँ, क्योंकि दूसरी तरफ एक व्यक्ति बैठा है जो उसको हिंदू बनाने के लिए तैयार है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जिम्मेदारी ऐसी हो कि हम न उनके ऊपर तंज करें, न व्यंग करें, थोड़ी अपने काम में अपनी मेहनत को थोड़ा बढ़ा दें, आसान भाषा में चलिए, कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर चलते हैं। इस सभागार में, वातानुकूलित सभागार में जो बातचीत हो रही वो जरूरी भी है। अभी हमारे प्रोफेसर हैं रमाशंकर कुशवाहा जी, अभी हम लोग बाहर यही बैठ के बात कर रहे थे, और मैंने अपनी एक किताब लिखी है, बाद में कभी पब्लिश करूंगा, उसमें भी लिखा है कि जब हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय पढ़ने गए और इतनी ऊंची इमारत देखे तो हम अंदर जाने में डर लगता था। उससे आत्मविश्वास अर्जित करते करते यहां तक पहुंचे कि अब किसी बात से डर नहीं लगता। लेकिन ये बहुत थोड़े से लोग हैं। एक सुझाव मेरा ये था जाति जनगणना पर, और क्योंकि वो किताब जो दिलीप मंडल की है वो किताब पब्लिश ही नहीं है, अब तो आपको मिलेगी भी नहीं। हमने दिल्ली विश्वविद्यालय में एक ज़माने में उसकी फ़ोटोकॉपी करा के बांटा, उस पर सेमिनार कराया। आप खोज के देखिए, आपके पास कोई किताब नहीं है, लेख नहीं है ढंग की, भाषण खूब है। दूसरा, बैलेट पेपर का सवाल और ज़्यादा टेक्निकल है। मैं ईवीएम को लेकर के एक लाइन की बात केवल यही कहता हूँ, मशीन है, 100% गुंजाइश है कि उसको हैक किया जा सके। मशीन है, 100% भरोसा कभी नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिन लोगों ने ये मशीन बनाई वही अपने यहाँ इसका इस्तेमाल नहीं करते। एकदम आसान भाषा में इतनी बात है। इसको लेकर के नुकसान ये हो रहा है, मेरा ऑब्जर्वेशन ये है, हमारे लोग जिस दिन चुनाव हारते हैं उस दिन कहते हैं ईवीएम बैन होना चाहिए। उससे बहस नहीं बन पाएगी, वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोची टाइप का होता है। हाँ, वी द पीपल जैसे संगठन है, बौद्धिक लोग हैं जो लगातार अनवरत ये काम करते हैं। हम लोग कोई भी ट्विटर पे एक चीज़ लिखे, नीचे 2 पोस्टर जरूर आता है, ईवीएम बैन करो वरना संविधान नहीं बचेगा। जनता को नहीं पता है ईवीएम बैन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, हमें नहीं पता है कि हम उनको किस भाषा में समझाएं। मुझे केवल ये 2 बातें कहनी थी, और मैं सुनना चाहूँगा बाकी सभी लोगों से, और पैगाम के आयोजकों का, वी द पीपल का। ओबीसी हूँ, ओबीसी को पूरे देश में जाने पर एक ही बात सुनने में आती है, साहब ओबीसी जिस दिन जाग जाएगा उस दिन देखिए देश बदल जाएगा। मैं हर जगह यही सुनता हूँ।
फिर मैं पूछता हूँ कि क्या सारे दलित जाग गए? अगर जाग गए तो ये पिछले वाले राष्ट्रपति कौन थे? ये जो 12 सांसद कैबिनेट मंत्री बना दिए गए वो लोग कौन है? सत्ता। इसलिए मैं एक चीज़ ये कहता हूँ कि ओबीसी तादाद में ज़्यादा है। ओबीसी का दमन शोषण उस तरह नहीं हुआ जिस तरह दलित का हुआ, आदिवासी का हुआ। ओबीसी की चिंता अलग है, लेकिन अब ओबीसी में नई पीढ़ी के अनगिनत लोग ऐसे तैयार हैं जो मानते हैं कि बुद्ध से लेकर अंबेडकर और मंडल से लेकर कांशीराम वो सब उनको हक दिलाने की लड़ाई में शामिल रहे हैं। तो जो बदलाव आ रहा है उसकी तरफ देखिए, उन लोगों को मजबूत करिए जो आपके न्याय की आवाज को ले जा रहे हैं। तो आज के दौर में कोई समुदाय ये नहीं कह सकता कि कोई भटका हुआ नहीं है। इसलिए आखिरी निवेदन केवल इतना है कि हमें थोड़ा सा विनम्र होकर अपनी भाषा में, अपने संगठनात्मक, अब आप लोग कहते हैं कि जागो बहुजनों एक हो जाओ, 85% हो। कब है 85%? जब दुश्मन सामने खड़ा होता है। जब दुश्मन नहीं होता है तो वो आपस में एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। और आप कहते हैं कि वो एक हो जाएंगे, एक संगठन बनाओ, नहीं बनेगा। न्यूनतम सहमति पर, एजेंडे पर एक हो जाओ, ये हो सकता है। एक एजेंडे पर सबकी एका बन सकती है, क्योंकि सबके हितों की टकराहट है ना, सबका कल्चर अलग है ना, सबका बौद्धिक स्तर अलग है ना। इसलिए उधर ऊर्जा लगाई जाए जिसका कुछ अगली बार जब पैगाम और वी द पीपल कार्यक्रम करे तो मुझे लगता है कि उसका सकारात्मक असर दिखे। हम सब अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं, वरना वो वही बात हो जाएगी कि 24 के बाद चुनाव नहीं होगा, 25 में तो हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। हम यही कहते रहेंगे और उधर सब कुछ होता रहेगा, अंत में कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा कुछ नए ढंग से अगर हम कर पाएँ, इस सेमिनार को, इस बातचीत को गांव तक ले चलने की ज़रूरत है। मुझे ये ऐसा लगता है गांव में इसकी बहुत ज़रूरत है। हम लोग अगर गांव के लोगों को समझा पाए तो बल्ली सिंह चीमा की एक कविता के साथ अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ। उन्होंने बहुत प्यारी कविता लिखी थी और हमारी लड़ाई वहीं से कमज़ोर है। जिस दिन गांव के लोग चल देंगे उस दिन हमें फिर समझाना नहीं पड़ेगा, न एकजुट करना पड़ेगा। 2 अप्रैल का भारत बंद, 5 मार्च का रोस्टर पर भारत बंद, ये दोनों उसके उदाहरण हैं। कोई नेता नहीं था, कोई संगठन नहीं था, समाज सड़क पर था और दोनों बार उसने 56 इंच की छाती को झुका दिया था। तो बल्ली सिंह चीमा ने कविता लिखी है, ले मशालें चल पड़े हैं लोग मेरे गाँव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गाँव के। वो गाँव के लोग जिस दिन इन बड़ी इमारतों तक आ गए, समझिएगा कि हम सब कुछ बचा लेंगे। और इन बड़ी इमारतों से उन गाँव के बीच फासला अगर यही बना रहा तो माफ़ कीजिए, हम सब केवल अफसोस के लिए ऐसे सेमिनार में आते रहेंगे और फिर रिचार्ज होकर जाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।